दोस्तों नमस्कार। मैं सीए रोहित गर्ग, आपका स्वागत है नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया था जो 4 मई को आया था 148 के नोटिस के ऊपर। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज में जो सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शन इशू की थी 11 मई 2022 को, वो हमने डिस्कस किया। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अब जो हमें नोटिस आएंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीबीडीटी, उसको हमें किस तरह से रिप्लाई देना है। उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के जो डिफेंसेस हमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किए हैं, वो डिफेंसेस हमारी किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करेंगे टैक्स लगने से और 149 के असेसमेंट से। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, सीबीडी की इंस्ट्रक्शंस की, वो आप देख लीजिए। हमारी पुरानी वीडियो 148 के ऊपर वो भी काफी हेल्पफुल होंगी और आज भी मैं उन वीडियोस को जगह जगह पर रेफर करूंगा। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि सीबीडीटी ने हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, उसका हम एक ओवरव्यू व्यू देख लेते हैं। हम यहाँ पे खाली रेलिवेंट पैरा डिस्कस करेंगे जो रेलिवेंट है असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15, 15-16। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 13-14, 14-15, 15-16 असेसमेंट के लिए स्मॉल असेसीज, यानी कि जिनकी एस्केप्ड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जिनके ऊपर उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, वो 50 लाख से कम है, वो अब उनको असेसमेंट नहीं किया जाएगा, उनके असेसमेंट ड्रॉप कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो बड़े असेसी हैं, यानी कि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि उनकी इनकम 50,000 या 50 लाख से ऊपर है एस्केप्ड इनकम, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को मिल गए हैं और डिपार्टमेंट को वो नोटिस 2 जून तक इशू करने हैं। अब हम उन नोटिसों का जवाब कैसे दें ताकि हम असेसमेंट से बच सकें। जो 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की जो डिफेंसेस हैं वो क्या हैं, हमें किस तरह से रिप्लाई देना है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बी है, उसके अंदर 3 ऐसी स्टिंजेंट कंडीशन डिपार्टमेंट पे लगाई गई हैं कि उसके अंदर केस खोलना डिपार्टमेंट के लिए एक आसान काम नहीं होने वाला है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि उसकी पहली कंडीशन क्या है। उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो एस्केप्ड इनकम है, यानी कि कोई ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया है, वो 50 लाख या 50 लाख से ऊपर होती है। दोस्तों, जब भी आपको यहाँ पे नोटिस आता है, आपको 149 1 बी के अंदर आपको नोटिस दिया जाएगा 148 का कि हम 149 1 बी के अंदर आपका केस कवर कर रहे हैं और आपको 148 का इशू कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर देखिए क्या मेरी इनकम 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं दोस्तों कि किस तरह से डिपार्टमेंट हमको कहेगा कि हाँ आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें किस तरह से डिपार्टमेंट को उसका डिफेंस प्रोड्यूस करना है। अब होता क्या है कि डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची। अब डिपार्टमेंट का एलिगेशन इन सब नोटिस के अंदर ये होता है कि आपकी 1 करोड़ रुपए की इनकम एस्केप्ड हो गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उसकी कोई कॉस्ट होगी, आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इंप्रूवमेंट भी किया हो सकता है। तो इसके अंदर आप देखिए कि आपने जो प्रॉपर्टी बेची है, क्या उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स और इंडेक्सेशन करने के बाद क्या आपकी इनकम 50 लाख से नीचे चली जाती है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से नीचे चली जाती है तो आप इस नोटिस के अगेंस्ट डिपार्टमेंट को अपनी सेल्स की रजिस्ट्रियां, परचेज की रजिस्ट्रियां, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के पेपर सबमिट कीजिए और बताइए कि जो मेरी इनकम है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने जरूर बेची है, लेकिन जो मेरी इनकम है वो इतने रुपए बनती है और मेरा केस 50 लाख से नीचे है, आप मेरा केस ड्रॉप कर दीजिए। इसके अंदर हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सर दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूं, आप अपने केस के अकॉर्डिंगली अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट कीजिए। अब इसके अंदर हम एक और केस डिस्कस करते हैं कि मैंने 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी। डिपार्टमेंट का मेरे पास नोटिस आता है कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और आपकी इनकम अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट आपने 1 करोड़ की एस्केप्ड इनकम है, यानी कि ये जो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने अपने प्रॉपर सोर्सेज से नहीं खरीदी है, यानी कि ऐसे सोर्सेज से खरीदी है जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया है। अब आप देखिए, अब उसके अंदर हमें पता चलता है कि मैंने उसके अंदर 80 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है, किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है। तो अब इस केस के अंदर आप देखिए, क्योंकि मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट कुल ही 20 लाख रुपीस का है,
तो अगर डिपार्टमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मान ले कि मेरी जो 20 लाख रुपए हैं वो अनडिस्क्लोज सोर्सेज से हैं या एस्केप्ड इनकम है, तो मेरी एस्केप्ड इनकम जब भी 50 लाख से नीचे चली जाती है, तो आप अपने फैक्ट्स को देखिए, नोटिस के अंदर जो उन्होंने आपको एलेज किया है उसको आप देखिए, क्या वो जो उन्होंने बताया अमाउंट वो आपकी इनकम है, नहीं है, अगर है तो कितनी है, अगर 50 लाख से नीचे है तो आप उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखिए। ऐसे ही इसके अंदर एक एग्जांपल आता है अपने शेयर्स की ट्रेडिंग की। आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, आप शेयर खरीदते बेचते हैं, तो उसके अंदर बहुत वॉल्यूम होता है, करोड़ों रुपए में वॉल्यूम चला जाता है, लेकिन वहां पे कई बार क्या होता है कि आपको लॉस हो जाता है। लॉस भी ना हो तो प्रॉफिट होता है, लेकिन वो बहुत छोटे अमाउंट पे है जो 50 लाख से नीचे है। तो आप उसके अंदर अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन सबमिट कीजिए कि आपने क्या क्या ट्रेडिंग की, कौन सा शेयर खरीदा, कौन सा बेचा, आपके पास ब्रोकर से जो स्टेटमेंट आता है उसको अटैच कीजिए, और वहां पे आप डिपार्टमेंट को चैलेंज कीजिए कि मेरी इनकम 50 लाख से नीचे है, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इशू हो सकते हैं। आप अपने केस को देखिए, अपने केस के अनुसार पेपर इकट्ठा कीजिए, जवाब तैयार कीजिए, और जब भी आपको नोटिस मिल गया है या मिलने वाला है उसमें आप पहला ही ये पॉइंट रखिए कि मेरी इनकम 50 लाख से नीचे है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है। दोस्तों अब आपने देखा कि मेरा हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, अब आपने देख लिया नहीं मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर है, अब क्या डिफेंस होगा? अभी भी आपके पास डिफेंस है। इसके अंदर जो सेकंड डिफेंस है वो है एस्केप इनकम रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ये इनकम इन रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ एसेट क्या होता है कि डिपार्टमेंट जिस इनकम को बता रहा है कि आपके एस्केप इनकम है, वो जिस दिन डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे रहा है उसके पास, डिपार्टमेंट के पास एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो इनकम इन फॉर्म ऑफ एसेट उस दिन मेरे पास है, यानी कि मैंने इनकम कमा के खर्चा नहीं किया है, कोई एसेट क्रिएट की है, और वो जिस दिन डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा है इन फॉर्म ऑफ एसेट है। दोस्तों अब अब आपने देख लिया कि अब आप देखते हैं कि मेरी इनकम जो है इन फॉर्म ऑफ एसेट नहीं है, वो मैंने खर्चा कर दिया है। तो आप डिपार्टमेंट से स्पेसिफिकली यहाँ पे आप पूछिए, जब भी आपको नोटिस आता है 148 ए का, यहाँ पे डिपार्टमेंट जब भी आपको नोटिस देगा आप उसके अंदर पूछिए कि आपके पास क्या एविडेंस है कि ये इनकम इन प्रेजेंट ऑफ एसेट है, इन फॉर्म ऑफ एसेट है। आप, हो सकता है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे आपके जो आपने क्वेश्चन रेज किया, जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया उसको यहाँ पे डील ना करे, लेकिन बहुत सारे जजमेंट डे टू डे आ रहे हैं जिसके अंदर हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि अगर आप डिपार्टमेंट ऐसा करता है तो वो जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। और जहां भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया जाता है, जब भी, और वो जो हायर अथॉरिटीज के अंदर जाते हैं तो वहां पे उनको क्वैश कर दिया जाता है या केस को रिमांड बैक कर दिया जाता है कि असेसिंग ऑफिसर आपके ऑब्जेक्ट को दोबारा डील करे। तो इसके अंदर हमारे को इंपॉर्टेंट है कि हम ऑब्जेक्शन रेज करें, ताकि जब भी हम अपलेट प्रोसीडिंग के अंदर जाएं वहां पे हम इस चीज को रख सके कि हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था, हमारा ऑब्जेक्शन रीजनेबल था, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसको रिप्लाई नहीं किया या हमारे ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। हमारे पास यहाँ पे 200 नोटिस आ रहे हैं जिनके अंदर डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने एसेट सेल कर दी। अब मैंने एसेट सेल कर दी, 50 लाख से ऊपर का उसके ऊपर प्रॉफिट आया, लेकिन वो अमाउंट मेरे पास इन फॉर्म ऑफ एसेट है, इसको लेके डिपार्टमेंट के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डिपार्टमेंट उस एसेट, यानी कि जो मैंने एसेट बेच के एसेट क्रिएट की, उसकी कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं है। दोस्तों अपने नोटिस के अंदर इन सब चीजों को बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस कीजिए, उसके साथ एविडेंस लगाइए, ऑब्जेक्शन कीजिए, और जब भी आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो आप पहले ऑब्जेक्शन रेज कीजिए और उनसे टाइम मांगिए, अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लगेगा अभी उसका ऑब्जेक्शन को तैयार करने में। अब जो हमारे पास तीसरा जो ऑब्जेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो गई, आपने देख लिया आपके पास इनकम इन फॉर्म ऑफ एसेट है, यानी कि आपने उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो अभी भी आप दोस्तों रेमेडी लेस नहीं हुए हैं, अभी भी आपके पास डिफेंस है। क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड प्रोविजन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये असेसमेंट करने के लिए, यानी कि 149(1)(b) के अंदर आपका असेसमेंट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास ये 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि 3 चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज वो असेसमेंट नहीं कर सकता।
अब देखिए दोस्तों, हमारा जो सेक्शन 149(1)(a था वो इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था कि डिपार्टमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है, वो आप वो डिपार्टमेंट को लगता है कि वो इनकम सजेस्ट करती है, स्केपमेंट ऑफ इनकम, तो डिपार्टमेंट आपका केस खोल सकता है विद इन 3 ईयर। लेकिन इस सेक्शन के अंदर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाई गई हैं। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही है, जो 4 मई का ऑर्डर है, कि इस सेक्शन के अंदर केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही केसेस खोले जाएं। तो दोस्तों, हमें इतने दिन हो गए यहाँ पे, 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, तो हमने डिपार्टमेंट के अंदर क्या देखा है कि डिपार्टमेंट के पास खाली इंफॉर्मेशन होती है जो उनको अपने सिस्टम से मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इकट्ठा नहीं करते हैं और हमें नोटिस दे देते हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और आपका इतने का असेसमेंट हमें एस्केपमेंट लगता है और क्यों ना आपका केस खोला जाए। ये हमारा एक्सपीरियंस है और 99 केसेस में हमने देखा है। तो अब यहाँ पे हमें वो कैसे हेल्प करेगा दोस्तों, जब भी आपके पास ये नोटिस आता है तो आप तुरंत डिपार्टमेंट को लेटर लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपने मुझे इंफॉर्मेशन तो दी है, लेकिन जो सेक्शन 149(1)(b है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड सेक्शन नहीं है। उसके अंदर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आपके पास क्या एविडेंस है, या मेरी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि मेरी एस्केप्ड इनकम हुई है। तो दोस्तों, अगर डिपार्टमेंट कहता है कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो आप डिपार्टमेंट से पूछिए मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो बेची है, लेकिन आपके पास उसके रिगार्डिंग क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एविडेंस है। क्योंकि बहुत सारे पुराने जजमेंट आ चुके हैं ट्रिब्यूनल्स के कि इंफॉर्मेशन एविडेंस नहीं हो सकती। तो इसलिए सारे केसेस के अंदर 149(1)(b) के अंदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अभी तक भी नोटिस आए हैं या अभी भी आने वाले हैं वो सब इंफॉर्मेशन बेस हैं। डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं की है, डिपार्टमेंट ने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट इकट्ठे नहीं किए हैं, कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं किया है। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट को लिखें कि आप मेरा 149(1)(b) के अंदर केस खोलना चाहते हैं, और जो ये सेक्शन है ये इंफॉर्मेशन बेस नहीं है, ये जो सेक्शन है ये एविडेंस बेस है, डॉक्यूमेंट बेस है। तो आप कृपया करके मुझे बताएं कि जिस दिन आपने नोटिस इशू किया है आपके पास क्या डॉक्यूमेंट थे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि अधिकतर केसेस में डिपार्टमेंट आपके इस ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ ही नहीं करेगा, आपको इसका रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिपार्टमेंट के पास 99 केसेस के अंदर कोई भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो आप इसको चैलेंज कीजिए, डिपार्टमेंट आपका ऑब्जेक्शन नहीं डिस्पोज ऑफ करता है, कोई इशू नहीं है। दोस्तों, आप अपने केस का असेसमेंट कराइए, और जब भी हम आगे अपलेट में जाएंगे, अपलेट प्रोसीडिंग में जाएंगे, हम इनकम टैक्स CIT अपील के बाद हम अपील फाइल करेंगे, हम ट्रिब्यूनल के अंदर जाके इसको चैलेंज करेंगे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का घोर उल्लंघन होगा, और ये केसेस या तो क्वैश कर दिए जाएंगे या असेसिंग ऑफिसर को कहा जाएगा, रिमांड बैक किया जाएगा मैटर, कि आप पहले असेसी का ये ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ कीजिए, और ये ऑब्जेक्शन असेसिंग ऑफिसर डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा और आपका असेसमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।